कर सकता। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर मैं दोहराने आया हूं कि प्रमोशन में आरक्षण की सरकार पूरी तरह से पक्षधर है और हर हालत में प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा। आरक्षण, आरक्षण और आरक्षण, कभी जाट, कभी गुर्जर और कभी पटेल आंदोलन कोई नया नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम के लिए ये लफ्ज आरक्षण को लेकर देश ने कितना कुछ नहीं सहा, क्या क्या नहीं हुआ, सियासत से लेकर हंगामा तक। मगर नौकरी के बाद अब पदोन्नति में भी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह तो पता नहीं कितनी बार वकालत कर चुके हैं, मगर अब मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी कार्य समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया और दो टूक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो कानून बनाया जाएगा। बैठक में प्रस्ताव रखा। प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने जरा भी देर नहीं लगाई, पार्टी के नेताओं ने सर्वसम्मति से पास कर दिया गया प्रस्ताव को। कि जो हमारे यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था है, नौकरियों में आरक्षण और पदोन्नतियों में आरक्षण, ये स्थिति यथावत बनी रहेगी और न्यायालय के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ये उन वर्ग के लिए आरक्षण है जो सदियों से वंचित रहे, शोषित रहे, पीड़ित रहे, उपेक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण के पक्षधर है और नौकरियों में पदोन्नति के भी आरक्षण की पक्षधर है। और पार्टी ने पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि आप इस दिशा में आगे बढ़िए, आवश्यकता पड़े तो कानून बनाइए, विधान बनाइए और पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आरक्षण को लेकर स्टैंड बड़ा क्लियर है, जिसको समय समय पर और ध्यान में लाया गया है। आरक्षण जिस स्थिति में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसके पक्षधर है। जानते हैं वजह क्या है प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बीजेपी की इस व्याकुलता की। यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं 2017 में। यूपी से सटा हुआ इलाका है विंध्य, विधानसभा की 30 सीटें इसके खाते में हैं। मगर यूपी तक प्रभाव है इसके सियासी बनते बिगड़ते समीकरणों का। सो विंध्य से आवाज उठी ताकि उत्तर प्रदेश तक गूंज सुनाई दे और सियासी फायदा मिल सके चुनावों में। इसके ठीक बाद 2018 में सूबे में विधानसभा चुनाव भी तो हैं, तो फायदा भी उठाना चाह रही है पार्टी। तभी तो कभी शबरी तो कभी दलित सम्मेलन के जरिए दलितों और पिछड़ों को साधने की कवायद करती है बीजेपी। अमूमन देखिए जनाब, मुद्दा कुछ भी हो, बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती है कांग्रेस। मगर आरक्षण का मसला था सो उस पर तो कुछ नहीं बोला, मगर सियासी लाभ लेने के लिए फिर से निशाना साधा बीजेपी पर। भारतीय जनता पार्टी की यह राजनीतिक मजबूरी है। यह नियम तो 2002 में हमारी तत्कालीन दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने बनाया था, पदोन्नति में आरक्षण का। और सरकार ने तो मोहन भागवत जी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण को लेकर पुनर्विचार होना चाहिए, उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत दिलचस्पी से हाईकोर्ट में अपना केस कमजोर प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से माननीय हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया है। चूंकि 5 राज्यों के अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं, तो मोहन भागवत जी के एजेंडे को दरकिनार रख भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटों के लिए इस प्रस्ताव को राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया है। ये सियासत है जनाब, दिल को ताड़ बनाना इसे बखूबी आता है। मगर कितना फायदा होगा, मगर कितना फायदा किसे होगा, ये वक्त की मुट्ठी में है। मगर अभी तो इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24 भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डालते हैं।
कहीं पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा महज चुनावी तो नहीं? अगर हाँ, तो बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा? क्या दलितों, पिछड़ों को साधने में कामयाब होगी बीजेपी? बीजेपी कार्य समिति की बैठक के फैसले का क्या होगा सियासत पर असर? चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, झुग्गी झोंपड़ी प्रकोष्ठ के संयोजक चेतन सिंह साहब, योगेश यादव जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आरक्षण एक व्यवस्था है या अधिकार, या फिर ये एक चाल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से चेतन जी आरक्षण के मुद्दे को लेकर तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा देश, पूरा राजनीतिक माहौल आरक्षण प्रेम में डूब गया है। भारतीय जनता पार्टी तो आकंठ डूबी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आरक्षण एक व्यवस्था है और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस समय की जो परिस्थितियां थी, निश्चित रूप से उन परिस्थितियों की ये मांग थी, क्योंकि शोषित पीड़ित दलित लोगों को जिस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, उसी प्रकार लगभग राजशाही का भी रहा है, राजाओं का भी रहा है। तो निश्चित रूप से आरक्षण की व्यवस्था समय के अनुरूप तय की गई थी और समय के साथ साथ कब यह राजनीति के लोगों की जुगलबंदी में बदल गया, इसका आभास आज दिन तक लोगों को हो रहा है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और इस विचारधारा को लेकर के जिस प्रकार से अभी के मिश्रा साहब कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि के मिश्रा जी, अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट में हमारा वकीलों का पैनल कमजोर रहा है, तो कमोबेश आपके पास बहुत अच्छे वकील हैं और आपने इस बार सारे राज्यसभा में वकीलों को ही भेजा है ताकि किसी को जेल जाने की नौबत नहीं आए। तो मेरा उनसे निवेदन है कि अगर वो भी एक बार पैरवी कर लें। ये संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार समरसता के भाव में डूबा हुआ है, समरसता का समर्थन करता है और समरसता की एक कड़ी है जो हिंदुस्तान को लंबे समय तक एक परिवार के सूत्र में बांध करके रखती है। इस मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज नहीं, वर्षों से वे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा और अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो नया विधेयक हम लेकर के आएंगे, नया कानून बनाएंगे। आज जो कार्य समिति में यह प्रश्न नवीन जी आया है, वो इसलिए आया है कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरकार के मुखिया की नीयत है तो क्या पार्टी परिवार में किसी प्रकार का कोई विघ्न तो नहीं है? आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक सुर में प्रस्ताव पारित किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है उसके साथ पूरा परिवार चट्टान की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और मध्य प्रदेश की धरती पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को भी आरक्षण को लेकर के गलतफहमी नहीं होना चाहिए। हम पूरी तरह से शोषित पीड़ित दलितों के, गरीबों के साथ हैं। चलिए, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मैंने जो प्रश्न कहा था, आपने उसका इतना घुमावदार और लच्छेदार जवाब दिया कि मैं समझ ही नहीं पाया कि जवाब था, सवाल था, स्पष्टीकरण था, निबंध था, कहानी थी, कविता थी, क्या थी। मैं समझ लूं। आपसे एक ही बात, एक ही सवाल है, ये आरक्षण व्यवस्था है या अधिकार है? और अगर व्यवस्था है तो क्या इसका अवलोकन, क्या इसकी समीक्षा, क्या इसका विश्लेषण नहीं होना चाहिए कि हमारी व्यवस्था ठीक चल रही है, सुचारू है, खराब है, पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? सीधा सवाल। देखिए, कांग्रेस की जो मूल भावना है, कांग्रेस एक आंदोलन है। कांग्रेस महज राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को ही नहीं आजाद किया, देश के नव भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई जी। और अहम भूमिका में जिस समय ये देश पतितों का देश, ये देश पिछड़ों का देश, ये देश दलितों का देश और देश की जो व्यवस्था थी, जिसको हम बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह सकते थे मनु व्यवस्था, उसका प्रतिकार करते हुए मनुष्य जाति के प्रति एक नई चेतना, एक नई जागृति पैदा की और उनको अपने कर्तव्यों में, अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक ऐसा अधिकार दिया ताकि हमारा दलित, हमारा पतित ऊपर उठे। यह कांग्रेस की मूल भावना थी और यही कांग्रेस की आत्मा और कांग्रेस का चरित्र था। बाद में मैं बिल्कुल ही मेरे बीजेपी के मानने की बात का ये समर्थन करता हूं कि कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक एजेंडा बनाकर इसको भुनाने की कोशिश की और ये स्पष्ट है कि राजनीतिक एजेंडा किसने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक एजेंडा इसलिए बनाया, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का मूल भाव कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रहा है। दलित प्रेम इनका एक दिखावा है।
आरएसएस का, मोहन भागवत जी का क्या बयान रहा दलितों के संबंध में, पिछड़ों के संदर्भ में, मूल भावना आरएसएस की क्या है, ये जग जाहिर है। आरक्षण के संदर्भ में जितना भी जो भी तमाशा किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे वो 14 अप्रैल को महू में अंबेडकर प्रेम दिखाया जा रहा हो, चाहे वह सिंहस्थ में स्नान के लिए दलित स्नान की बात की जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ रीवा में इस सम्मेलन पर जोर जोर से चीख चीख कर बोलना कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, ये इस बात को उद्घोषित करता है कि यह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस आवरण को ओढ़ा है। और इसलिए भी ओढ़ा है कि राजनीति के चरित्र को भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि किस समय हमें राम को बुलाना चाहिए, किस समय हमें सबरी के बेर की बात करना चाहिए, किस समय हमें दलित की बेर की बात करना चाहिए। और आज मुद्दा यह है, कभी जी आज मुद्दा यह है कि सबसे बड़ी बात है न्यायिक प्रक्रिया के अधीन, जुडिशरी के अधीन सितंबर में उच्चतम न्यायालय में इसका फैसला आने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि आपका आरक्षण प्रेम यदि इतना ही जागृत हो रहा है तो आप फाइट करें और आप इस बात को सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में जुडिशियली, वो तो कह रहे हैं विधि का विधान बदलेंगे, कानून लाएंगे, जो करना होगा वो ये बात उस समय कही जा रही है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में आपको 2017 का इलेक्शन दिख रहा है तो आपका दलित प्रेम जागृत हो रहा है, आपका दलित प्रेम एक छलावा है। मैं उस समय जानता हूं 2002 में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में अपनी उद्घोषणा बहुत पहले कर दी थी। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पहले मैं ये समझना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं चेतन जी, इस प्रदेश की वो जनता, शोषित पीड़ित गरीब, ये समझ ले कि शोषित पीड़ित और गरीब है कौन? क्या एक बड़े पद पर काम करने वाला व्यक्ति, क्या एक अच्छी तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति, एक आईएएस, एक आईपीएस, एक बड़ा अधिकारी, क्या वो शोषित पीड़ित और दलित है? देखिए नवीन जी, जो शोषित पीड़ित दलित वर्ग की हमने कल्पना की है, क्या निश्चित रूप कभी से उस व्यक्ति को आप जाति के बाहर उस चश्मे से देखेंगे कि समाज में उसकी व्यवस्था क्या है? नहीं, निश्चित रूप से जिस वर्ग के बारे में आप विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम उन्हीं लोगों के विषय में बात कर रहे हैं जिनको लेकर के कभी इस हिंदुस्तान के महान विचारक अंबेडकर जी ने चिंता व्यक्त की थी। हम शोषित पीड़ित दलित वर्ग की उन्हीं की बात कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में आरक्षण के बावजूद वास्तव में दलित पे पद कहाँ होता है? पद नहीं, आप पदोन्नति पे आरक्षण की बात कर रहे हैं। शोषित पीड़ित दलित तो बेचारा पदहीन, इवन ये कहूं कि पगहीन होता है, नंगे पैर घूम रहा है, धूप छांव में व्याकुल है, परेशान है, किसान है, नवीन जी, ऐसा नहीं ठेले वाला है, रिक्शे वाला है। ऐसा नहीं आप इस देश में क्या जाति को कभी खत्म करने की कवायद करेंगे? क्या वो साहस दिखाएंगे? इस बार तो आपके पास बहुमत है, कम से कम अभी सही बात करें। नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मेरे आदिवासी भाइयों के लिए आज भी आरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो शोषित पीड़ित दलित है। आर्थिक आधार पर जब हम बात करेंगे, अगर हम निगाह डालेंगे तो निश्चित रूप से इनको बहुत आवश्यकता है। और नवीन जी, जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक ही बात आपसे पूछी कि जो आईएएस बन गया, जो आईएपीएस बन गया, जो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जिसकी सामाजिक व्यवस्था, बिल्कुल जिसकी आर्थिक व्यवस्था ये कह रही है कि अब वो शोषित पीड़ित नहीं है। देखिए, क्रीमी लेयर की जो परिभाषा है, इस व्यवस्था में परिवर्तन की बात ही तो मोहन भागवत जी ने कही थी। तो आप मान कर रहे हैं, आपके जिसको लेकर के सारे हिंदुस्तान के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। और इस हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नेता हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनके बेटे चिराग पासवान जी ने इस बात की वकालत की है कि जिन लोगों को आरक्षण की व्यवस्था के तहत आज वो मजबूत आर्थिक आधार के साथ खड़े हैं या उनके यहाँ कोई बड़े पदों पर है, तो इसका लाभ हम उसी वर्ग के किसी अन्य लोगों को क्यों नहीं दें? प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, कम से कम यहाँ इतना ही कह दें, मुख्यमंत्री कह दें, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सक्षम है वो सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दे, गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दे। एक देश को आह्वान करें कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, जो ये समझ सकते हैं, क्योंकि एक वो व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ ले रहा है सक्षम है, तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति के आरक्षण के लाभ से उसे वंचित कर रहा है जो असक्षम है, जिसको उसकी जरूरत है। क्या इस देश में राजनीतिक चश्मे से इतर इस परिपाटी की शुरुआत की जा सकती है? ये परिपाटी दिग्विजय सिंह जी ने, आपने कहा आदरणीय दिग्विजय सिंह ने कही थी, उनका सुपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश के पटल से, वही परिपाटी आप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये ठीक है?
देखिए, हमारे लिए राजनीतिक, मैं तो शोषित पीड़ित दलित की परिभाषा आपसे समझना नहीं, चाहता मैं हूं हम यादव लोगों के साहब। लिए राजनीतिक लाभ महत्वपूर्ण नहीं होता है। हमारे उसमें जो हमारा चरित्र है, जो हमारा आंदोलन है इस देश के, भारत के निर्माण के लिए, वह महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस के समय कांग्रेस के साथ ऐसी कई बार परिस्थितियां आई हैं कि जब कांग्रेस को इसका घाटा हुआ है, नुकसान उठाया, लेकिन कांग्रेस ने अपनी विचारधारा में कभी परिवर्तन नहीं किया। कांग्रेस की विचारधारा जो है वो बड़ी परिपक्व है, मजबूत है। हम लाभ और हानि के चरित्र से राजनीति को नहीं देखते हैं। राजनीति को लाभ और हानि के चरित्र से भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। ये दलित प्रेम जो आया है, ये एकदम उबाल के साथ जो आया, ये एक छलावा है, एक दिखावा है। मैं पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से कि यदि आपने बंगारू लक्ष्मण को यदि दलित के रूप में, अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया था, तो क्या वजह थी बंगारू लक्ष्मण की कि आपने सुनियोजित तरीके से, अब वो उसके पीछे की आंतरिक या अंतरंग कहानी क्या होगी ये बताइए कि उसको अध्यक्ष पद से उनको कैसे निष्कासित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं भागवत साबू, आपने जो आपके आरएसएस के प्रमुख हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कोई भी आरएसएस प्रमुख पद पर पिछड़ा वर्ग या दलित से स्थापित क्यों नहीं हुआ? ये आपका छलावा है। नहीं, मैं हमारी आप नीति तो जो स्पष्ट पूछना है। चाहते हैं सो पूछना, आप तो पूछ सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में समय 30 मिनट का है। मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, मुझे तो आप ये बताइए कि क्या शोषित पीड़ित और दलित की परिभाषा क्या एक व्यक्ति जो आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छा खासा उसकी आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, क्या वो दलित पीड़ित और शोषित है? देखिए, आपको जो दिख रहा है वो बहुत कम है। समाज बहुत फैला हुआ है। हम समाज के उन हिस्सों की बात करते हैं, समाज के उस अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं। आज भी ग्रामीण मैं वही तो कह रहा हूं, अंतिम, अब वो क्या अभी भी आपको वही अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में हालात देखिए, अभी भी वे गांव इस भारत में मौजूद हैं। आज भी स्थितियां इतनी ज्यादा विकृत हैं कि आज भी लोगों को, दलित को चप्पल सिर पर रखकर जाना पड़ता है, बैंड बाजे से बारात नहीं जा पाती। ये समाज अभी परिवर्तन नहीं हुआ। उन सारे अपने बंधु बांधवों के हितों की लड़ाई के लिए एकदम पक्षधर हूं, उनको मुख्य धारा में लेने के लिए एकदम पक्षधर हूं, लेकिन कभी तो उनके माथे से ये दलित शोषित पीड़ित का कलंक हटाइए। जब वो अधिकारी बन गया, जब वो कर्मचारी हो गया बड़ा, जब उसकी व्यवस्था ठीक हो गई, उसके बच्चे भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तब भी उसके माथे पे ये क्यों लिखे हुए हैं कि वो दलित है? क्यों लिखे हुए हैं? क्या ये जाति का ठप्पा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं है? इसकी शुरुआत आप देखिए सिंहस्थ में, जिस तरीके से उज्जैन में पहली बार हुआ है कि दलित घाट अलग बनाया गया। ये क्या दिखावा है? चांदी के बर्तन में क्या दिखावा है? ये दलित के संदर्भ में, भाई दलित की व्याख्या यदि आप चाहते हैं तो दलित के संदर्भ में दिखावा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता अभी जो यहां पर जिस तरीके से अभी स्पीच दे रहे थे, आपके सामने अभी टीवी में स्पीच दिया, ये एक राजनीतिक लाभ के लिए कोशिश की गई कि नहीं की गई? कांग्रेस तो मूल भावना से ही दलित के प्रति है, पिछड़े वर्ग के प्रति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ भी है एक दिखावा है, एक छलावा है, और ये छलावा जनता के सामने धीरे धीरे आ रहा है। आज भी समाज में अत्याचार है, आज भी समाज बहुत कुत्सित वातावरण में समाज के लोग जी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की स्थितियां बहुत ज्यादा विकृत हैं और समाज में नव चेतना, नव भारत का आह्वान है। भारत में कांग्रेस ने हमेशा इस हेतु प्रयास किया है, लेकिन इस तरीके के विघ्न आते रहे, इस तरीके के विघ्न आए। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, खाई है वो खाई पाटो, इंसानों को जो दलित कहे वो जुबान काटो, नई परिपाटी की शुरुआत करो। चेतन जी, जब व्यक्ति गड्ढे में है, जो व्यक्ति समाज में एक ऐसे गड्ढे में है जिसको हम दलित, शोषित और पीड़ित का गड्ढा कहते हैं, जब हम उसे एक व्यवस्था, एक आरक्षण की रस्सी के सहारे से उस व्यवस्था से बाहर निकाल लेते हैं, तब भी उसके पैरों में वो बेड़ी लपटाए रहते हैं कि भैया तुम शोषित हो, दलित हो, पीड़ित हो, एक जाति, एक तमगा उसको दिए रहते हैं। किस बात के लिए आखिर इस व्यवस्था का सही तरीके से निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं आप? क्या डर है? क्या वोट बैंक का ही डर है? नवीन जी, सब्सिडी गैस सिलेंडर के लिए आप बोल सकते हो कि चलो एक स्वेच्छा अनुदान तो करो, रक्तदान की तरह कि चलो ठीक है, जो व्यक्ति ये मानता है कि वो सक्षम हो गया इस व्यवस्था के आधार पे, अब वो अपने दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित भाइयों के लिए इस व्यवस्था को छोड़ता है, अब वो इसका लाभ नहीं लेगा, इसका लाभ कोई लाभार्थी लेगा। कम से कम यही बोल दो। आप तो ये बोलते हो कोई माई का लाल है नहीं है जो हटा सकता है, मैं विधि का विधान बदल दूंगा, मैं संविधान बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा क्यों?
देखिए नवीन जी, जब हम जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय ये सारी व्यवस्थाओं पर जब बात करते हैं तो विश्व के मानव पटल पर इसीलिए भारत की स्थिति का सही आकलन नहीं होता, क्योंकि जब हिंदुस्तान में जब तक ये जाति की प्रथा और इसका जो मकड़ जाल है ये अगर खत्म नहीं होगा तो लोगों को आपस में जो प्रेम और स्नेह का जो भाव होना चाहिए मुझे लगता नहीं आ पाएगा। जहां तक आरएसएस की बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा इस जाति व्यवस्था का विरोध किया और तो संघ और सरकार में मतभेद है, समग्र समरसता के भाव के साथ संघ और सरकार में मतभेद है। क्या मतभेद है? वो कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। आरक्षण की जो समीक्षा की बात है, मैं फिर से वही कहूंगा कि हिंदुस्तान के जो राजनीति की व्यवस्था है, जो राजनीति की भाषा है, उन भाषाओं को समझिए आप। जो लोग इस आरक्षण की बात यहां पर बैठ करके कर रहे हैं, मैं तो छोटे से 2 उदाहरण आपको देता हूं। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सांसद बनने से भाजपा ने रोका या कांग्रेस ने? ये लोग विचार करें। दूसरा एक उदाहरण है ज्वलंत, जो ये पीढ़ी भी जानती है। आखिर भैया सीताराम केसरी जी में ऐसा कौन सा दुर्गुण था जिसके कारण एक रात लात मार करके भगाया? लात मार करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लात मार करके भगाया। वो किसको बिठाया? ये सर्वविदित है, सोनिया गांधी जी को ला करके बिठाया। ये कांग्रेस के परिवार का मामला है। लेकिन अगर विषय आया है तो विषय पर उंगली उठेंगी, प्रश्न उठेंगे। क्या वो व्यवस्था ठीक थी कांग्रेस की? क्या यही कांग्रेस की मानसिकता थी कि एक शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के साथ हम इस तरह का व्यवहार करें? एक व्यक्ति को हम, जिसने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, उसको हम पार्लियामेंट में नहीं जाने दें? आप उठा करके देखिए, इतिहास में लिखा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उस समय भी अगर राजनीति में इतनी चलती तो इस संविधान की कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते। ये मैंने नहीं लिखा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है, इनकी सरकार के गृह मंत्री ने लिखा है। आप उठा करके देखिए। आज राजनीति के चलते आप जिस तरह की बातें कर रहे हो, ये बातें करने से कुछ नहीं होता। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी वर्ग के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप उठा करके देख लीजिए, 70% भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। ये जनता का समर्थन है, ये उनका समर्थन है। हम कम से कम कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे मन में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी तो नहीं है। हमने जो कहा है समाज को दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की भावना का उन्होंने फिर से अनुमोदन भी करा है। आज पार्टी के स्तर पर, जिसको लेकर के ये बार बार बात करते हैं कांग्रेस के लोग कि कहीं मोहन भागवत जी का नाम, तो कहीं आरएसएस का नाम, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम। भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। जिन बंगारो लक्ष्मण की बात करें, उनकी सीडी लाने वाले आपके राजनीतिक दल के लोग थे। मीडिया का जो समूह जुड़ा था वो आपका रिकॉर्ड उठा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। लेकिन हमारी एक ऐसी पार्टी है जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। मेरी एक पार्टी है जहां पिछड़ा वर्ग का आदमी इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, इस प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। जी, पूछ लेता हूं। देखिए, राम हमारे पास भी है, राम आपके पास भी है। हमारा राम गांधी का राम, वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रीत पराई जाने रही, ये हमारा गांधी का राम है। राम आपके पास भी है, आपका राम पोस्टर की सामग्री है। आपका राम है सत्ता हथियार। एक मिनट मेरी बात आपसे कोई डिबेट नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर धर्म के, अगर मेरे राम की बात अगर आप पोस्टर पे करते हैं तो मेरे राम मेरे हृदय में बसते हैं। आपके राम क्या है? पोस्टर की सामग्री है। ये कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता हमको मालूम है। अभी सुनिए, अभी राम से उतर के आम पर आ जाइए। कांग्रेस वोट अभी राम से उतर के आम पर आ जाइए। आम पर आइए। बाबा साहब अंबेडकर की बात आप बाबा साहब की सुन लीजिए। आरएसएस का बाबा साहब अंबेडकर के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है, क्या टिप्पणी रही है, ये इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि यदि आरएसएस दलित प्रेम इतना ही दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो खुला आह्वान है इस मंच से, इस सम्मानी मंच से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, कि आप किसी दलित को आरएसएस का प्रमुख बना दें तो मैं मान जाऊंगा कि आपका दलित प्रेम पहले जिनको लात मारी है वो तो हटे, जिन्होंने लात मारी आप उसकी तो आप एक बात बताइए। लात आपका कुनियोजित षड्यंत्र था बंगारू लक्ष्मण को हटाने के लिए। आपका सर्वोच्च अभी क्या है? आपका सर्वोच्च क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है? सोनिया गांधी, विचार करिए पहले आप अपने सीताराम जी केसरी हमारे सम्मानी
और आप पिछड़ा क्या वर्ग करें? से थे, सम्मानित तरीके से कांग्रेस ने मान दिया है। कांग्रेस के अभी तक ये जितने ज्यादा बताने की जरूरत मुख्यमंत्री नहीं रहे, है कि कई सीधो बैकवर्ड कि से आए सीताराम हैं, केसरी दलित जी से के आए साथ हैं। आपने क्या किया कांग्रेस है? ने कभी दलित बैकवर्ड का इस मैंने कहा तरीके ना, का फेवर सीताराम नहीं जी के किया साथ है। कांग्रेस ने क्या किया, किसी को बताने की जरूरत आपका नहीं, सारा दिखावा, हिंदुस्तान आपका जानता है। दिखावा रीवा में दिखता है। आपके मुख्यमंत्री जी देश में आकर बोलते हैं कोई माई का लाल। अरे इतनी उत्तेजना बताने के पीछे कहीं ना किसी तरीके दर्द से आपको क्यों है? आपके मैं अंदर आपसे छुपा पूछना हुआ चाहता हूं है। कि आपके माननीय अंदर एक मुख्यमंत्री भय जी छुपा की हुआ है। भाषा पर आपको दर्द क्यों है? समय सीमा के चलते वो एक मैं भय आप छुपा हुआ है दर्द है? आपका। दोनों वो प्रबुद्ध भय के जनों कारण का आपको क्यों डर दर्द है? लग रहा आप है। बताइए ना। आरएसएस का आपको लगता है आप दोनों माननीय प्रबुद्ध मुख्यमंत्री जनों जी से ने आपके राजनीतिक दोनों एजेंडे को प्रबुद्ध खत्म कर दिया। आप दोनों प्रबुद्ध कांग्रेस जनों समापन आप की ओर दोनों है प्रबुद्ध मध्य प्रदेश लोगों में। से मेरा करबद्ध निवेदन है, समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहां समाप्त करूंगा, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब अनुत्तरित है और इस प्रदेश की जनता और इस प्रदेश के वो दलित शोषित पीड़ित भाई लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दलित एजेंडा राजनीति के जो हमारे सिपा सलार हैं उनके लिए हथियार तो नहीं बन गए। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो तू डाल डाल में पात पात, आरक्षण के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और यह भी नहीं कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि आखिर आरक्षण किसके लिए, दलित शोषित और पीड़ित कौन, क्या जाति ही दलित शोषित और पीड़ित की निशानी होगी? क्या हम कभी उस दलित शोषित पीड़ित व्यक्ति को जातिवाद के दंश से निकालकर समरसता की बात करने वाली पार्टियां अपने साथ बिठा के वो काम कर पाएंगी? क्या उनको अपने साथ एक नेपथ्य में ले पाएंगे? क्या बाबा साहब अंबेडकर का यह सपना नहीं था कि ये देश जातिवाद के दंश से मुक्त हो, ये देश गरीबी के दंश से मुक्त हो, ये देश ऐसा हो कि इस देश में एक ऐसा भी आरक्षण चलाया जाए जिसमें शोषित और पीड़ित को सक्षम बनाया जाए और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा कि मैं रहूं भूखा तो उससे भी ना खाया जाए? क्या ये थी बाबा साहब अंबेडकर के आरक्षण की अवधारणा? लेकिन आरक्षण वोट बैंक की राजनीति की भेंट चढ़ गया है। कोई यह कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा है कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए, क्या उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? ये कुछ बड़े सवाल हैं। एक गैस सिलेंडर के लिए इस देश का प्रधानमंत्री आह्वान कर सकता है कि जो स्वेच्छा से इसे छोड़ना चाहते हैं, जो समझ सकते हैं, जो सक्षम परिवार हैं, वो छोड़ना चाहते हैं ताकि वो गरीबों तक पहुंचे, वंचितों तक पहुंचे। तो क्या ये एक व्यवस्था जिसको जहां पहुंचना चाहिए उसके लिए एक आह्वान भी नहीं कर सकते? उसके लिए तो ताल ठोकते हुए नजर आते हैं कि ये हमने किया था, ये हमने किया था। लेकिन आपने जो किया है क्या वो सही है? एक बार सोचना पड़ेगा। क्या वाकई में आपकी नीयत सही है, नीति सही है, रीति सही है? IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।